हाय एवरीवन, माई सेल्फ उत्कर्ष दुबे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिज्यूमे राइटिंग के बारे में। तो रिज्यूम राइटिंग का बेसिकली ज़रूरत कब पड़ता है? जब हम किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयर होता है वो चाहता है कि हम अपने बारे में उसे कुछ बताएं। तो हम रिज्यूम की मदद से उसे अपने बारे में बताते हैं। तो रिज्यूम एक, हम कह सकते हैं लेमन लैंग्वेज में, कि रिज्यूम एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारी प्रोफाइल रहती है कि हम कौन हैं, हमारा एड्रेस क्या है, और हमारी क्वालिफ़िकेशन क्या है, हमारा एजुकेशनल लेवल क्या है, हमारी स्किल्स क्या है, हमारी हॉबीज़ क्या है, और वो हमें इस जॉब के लिए क्यों हायर करें। ये सारी चीज़ें इस रिज्यूम में लिखी जाती है और यही इसमें इंट्रोडक्शन में भी बताया गया है। तो इंट्रोडक्शन में समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो लिखा है कि अ रिज्यूम इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट इंट्रोड्यूस यू, जैसा कि मैंने आपको बताया, दैट इज़ द अप्लीकेंट टू योर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर और ट्रेनी एंड इट टेल देम who you are, what you have done, and why they should hire you. So there is a no need for the trainer or an employee to know absolutely all there is to know about you. भाई जैसा मैंने सब कुछ बताया कि ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या करता है कि नॉलेज क्या है, अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या है, पर्सनालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें इस पे लिखी जा सकती हैं। अच्छा, फिर क्या होता है कि इससे आपको क्या हेल्प होगी? तो इससे आपको ये हेल्प होगी कि आपकी जो स्किल है आप उसे ही हाईलाइट इसमें करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को नहीं बताएंगे। तो और आपकी स्किल हाईलाइट होगी। जिस जॉब को आप पाना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड आप स्किल को इसमें लिखेंगे, और आपकी एजुकेशनल लेवल क्या है। तो इससे क्या होगा कि आपके जॉब के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इसको जो है एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के वे में हमें इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए कि जो हमारा एम्प्लॉयर है वो एक बार ही अगर हमारा रेज्यूम पढ़े और तो वो हमें हायर कर ले। ठीक है। तो रिज्यूम राइटिंग आप जितना भी अट्रैक्टिव बनाएंगे, जितना अच्छे से बनाएंगे, जितनी भी स्किल है आप उसे जितने अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, उतना ही आपको जॉब पाने में आसानी होगी। दूसरी बात, एक बात और ध्यान देना है रिज्यूम राइटिंग बनाते वक्त कि ये बहुत ज़्यादा लार्ज ना हो। और तीसरी बात ये है कि इसमें आप कुछ झूठी बातें नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रिज्यूम राइटिंग में अगर आप कुछ झूठी बातें लिखेंगे तो वो भी बाद में पकड़ ली जाएंगी और वो भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और एक फोर्थ बात ये है, चौथी बात ये है कि आपको रिज्यूम राइटिंग के साथ एक कवर लेटर भी लिखना होता है। कवर लेटर जिसे हम कहते हैं कि अप्लीकेशन फॉर जॉब, तो इसको भी लिखना होगा। ठीक है। तो कवर लेटर क्या होता है कि एक लेटर होता है जो कि जॉब के लिए अप्लाई किया जाता है कि उसमें ये लिखा होता है कि मैंने ये देखा था एडवर्टीजमेंट में कि आपके यहाँ इतनी इतनी वैकेंसी है, तो मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। इसमें भी यही सारी चीज़ें आपकी एक्सपीरियंस वगैरह लिखी रहेंगी। ठीक है। तो इसको भी इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, रिज्यूम जो है शॉर्ट एनालिसिस में कैसी हेल्प करता है? तो शॉर्ट एनालिसिस का मतलब होता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। तो शॉर्ट एनालिसिस से आप रिज्यूम जब बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, आपकी वीकनेस क्या है, मतलब कि आपकी रिज्यूमे में क्या गड़बड़ी है, तो उसको आप अपना जो है मतलब फिर से पढ़ाई वगैरह करके मजबूत कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको वीकनेस पता लगेगा तभी तो आप उसे जो है बाद में अपॉर्चुनिटी पा करके उसको जो है स्ट्रेंथ के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। और जो थ्रेट क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम इसके थ्रू पता लगा सकते हैं अपने कैरियर में, और इसी के थ्रू हम जॉब को पा सकते हैं। अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें रेज्यूम आपको देना होगा, जिसे हम सीवी भी कहते हैं। बेसिकली सीवी रेज्यूम सेम ही होता है लगभग। अब बात आती है कि रेज्यूम जो है 3 फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। एक तो होता है कॉर्नोलॉजिकल फॉर्मेट या फिर कॉर्नोलॉजिकल रिज्यूम, जिस आप हाईलाइटेड में देख लीजिए कि कॉर्नोलॉजिकल रिज्यूम होता है। दूसरा होता है जो है फंक्शनल रिज्यूम, और तीसरा होता है कॉम्बिनेशन रिज्यूम। तो कॉम्बिनेशन रिज्यूम जो होता है ना, वो कॉर्नोलॉजिकल और फंक्शनल रिज्यूम का जो है मिक्सचर होता है। ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि कॉर्नोलॉजिकल रिज्यूम क्या होता है। तो सबसे पहले कॉर्नोलॉजिकल होता क्या है? तो कॉर्नोलॉजिकल का मतलब होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग वन बाय वन कोई भी चीज़ लिखी जाए। अब वो चाहे पीछे से लिखी जाए चाहे आगे से लिखी जाए, वो एक ही बात है। तो अब एक बार मैं इसको पढ़ भी लेता हूँ और फिर आपको बता देता हूँ कि इसमें है क्या।
तो द chronological resume format is the most commonly used. It lists your most recent work or education history in the reverse chronological order. तो किस ऑर्डर में लिखता है? रिवर्स में। आपने रिसेंटली जो भी अचीव किया है उसको पहले लिखेगा, फिर उसके पीछे वाला लिखेगा, फिर उसके पीछे वाला लिखेगा। जैसे अगर रिसेंटली आप जो है MBA किए हुए हैं तो पहले इसमें लिखेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन में कि MBA आपने किया है। उसके पहले आपने क्या किया था? BBA किया हुआ था, तो BBA फिर MBA के बाद लिखेगा। मान लीजिए साथ में CA की भी तैयारी कर रहे हैं तो CA भी साथ में लिख देगा। और उसके पहले क्या? फिर 12th आपने किया हुआ था, फिर ये सारी, फिर हाई स्कूल किया हुआ था, तो कहाँ से किया हुआ था ये सारी चीज़ें मतलब 1 बाई 1 लिखी जाएगी, एक सीरीज़ में लिखी जाएगी रिवर्स फॉर्म में। ठीक है, तो अब क्या होता है कि विथ योर रिसेंट वर्क और एजुकेशन हिस्ट्री इज लिस्टेड ऑन द टॉप एंड दिस टाइप ऑफ रिज्यूम प्लेस मोर एम्फेसाइज ऑन योर जॉब टाइटल एंड योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ओवर योर स्किल। ठीक है, अब देखिए क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम जो है एक फ्रेशर के लिए भी लिखा जा सकता है और क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम जो है एक जॉब जो अप्लाई करते हैं पहले से भी कहीं जॉब कर चुके हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो जब स्टूडेंट के लिए लिखा जाएगा, फ्रेशर के लिए लिखा जाएगा तो उसमें सबसे पहले क्या लिखना होगा? उसको अपना नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव समरी सेकंड लिखना होगा, तीसरा होगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट उसकी क्या है, फिर को करिकुलर एक्टिविटी क्या है मतलब किस गेम, स्पोर्ट या फिर म्यूज़िक वगैरह, और उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंडेंट मतलब कितने भी ट्रेनिंग उसने लिए हैं या आर्टिकलशिप क्या किया हुआ है, इंटर्नशिप क्या किया हुआ है, या फिर उसकी स्ट्रेंथ क्या है मतलब क्यों हायर करें, उसका इंटरेस्ट किस में है, हॉबी क्या है, स्किल्स क्या है उसकी, और पर्सनल डिटेल भी इसमें लिखना होगा। ये हो गया जो है फॉर्मेट ऑफ क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम जो कि स्टूडेंट के लिए है। अच्छा, जो सेकेंड है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम फॉर्मेट विद द सब हेडिंग फॉर जॉब अप्लीकेंट के लिए क्या है कि सबसे पहले उसको भी नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल लिखने होंगे, फिर क्या लिखोगे? ऑब्जेक्टिव ऑफ द समरी। इसके बाद थर्ड में क्या लिखना होगा? कैरियर समरी लिखनी होगी। ठीक है, फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस उसका क्या है, क्योंकि अब वो तो फ्रेशर है नहीं, वो कहीं जॉब कर चुका है, और अगर जॉब कर चुका है तो उसके पास कुछ एक्सपीरियंस होगा। तो मान लीजिए वो एक कंपनी में जॉब किया था तो उस कंपनी का एक्सपीरियंस क्या है, जैसे उसका जॉब टाइटल क्या था, मैनेजर था, क्या था, टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम कर रहा था, मिडिल लेवल में काम कर रहा था या लोअर लेवल में काम कर रहा था, क्या था जॉब टाइटल, उसको लिखना होगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी और उसने वहाँ पर क्या अचीव किया। अगर मान लीजिए वो 2 कंपनी में काम कर चुका है तो फिर वही जॉब टाइटल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट। 3 कंपनी में काम कर चुका है तो कंपनी नंबर 3 डाल करके ऐसे 4 कंपनी में जितनी भी किया हो तो ऐसे कर सकता है। फिर क्या है कि एजुकेशनल डिटेल उसको देनी होती है, जो MBA किया हुआ है कि BBA किया हुआ है, तो जो रिसेंटली किया हुआ होगा उसे उसी के अकॉर्डिंग लिखना होगा। फिर हॉबीज़, इंटरेस्ट, स्किल लिखने होंगे, फिर पर्सनल डिटेल होगा। अब जो आता है फंक्शनल रिज्यूम क्या होता है, तो फंक्शनल रिज्यूम क्या होता है? वो स्किल बेस्ड रिज्यूम होता है जिसमें आप डायरेक्टली क्वालिफिकेशन नहीं लिखेंगे, उसमें आपको ये बताना होगा कि आपकी स्किल क्या है, आप मतलब स्किल्स क्या है। जैसे आप जो है स्किल में कंप्यूटर आपको बहुत अच्छे से चलाना आता है, या फिर टैली आता है, या फिर आप एक अच्छे अकाउंटेंट हैं, या फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, तो ये, या फिर आप जो है मतलब एक टीम वर्क की स्किल्स आपके अंदर है कि आप जो है एक टीम वर्क कर सकते हैं बहुत अच्छे से, या किसी भी चीज़ को मैनेज करने की स्किल बहुत अच्छी है आप में, तो ये स्किल ओरिएंटेड रेज्यूम होता है। पहला तो मैंने जो बताया कि क्रोनोलॉजिकल वाला, उसमें तो आपको सारी चीज़ें 1 बाई 1 बतानी होंगी, और जो सेकंड है फंक्शनल, जो फंक्शन के हिसाब से काम करता है, जो आपकी स्किल है उसकी उस पर ज़्यादा ओरिएंटेड होता है। तो इसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं कि अ फंक्शनल और स्किल बेस्ड रेज्यूम प्लेस मोर इंपॉर्टेंट ऑन योर स्किल एंड अकॉम्प्लिशमेंट, जैसा कि मैंने बताया, एंड जॉब टाइटल एंड वेयर यू हैव वर्क प्रीवियसली टेक ऑन द सेकेंडरी इंपॉर्टेंट, या फिर जॉब टाइटल और ये सारी चीज़ें सेकेंडरी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड दोस रेज्यूम शोकेस योर स्किल एंड एक्सपीरियंस एंड आर द मोस्ट सूटेड फॉर द पीपल हु हैव गैप इन देयर कैरियर। ओके, एंड ये किसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सूटेड होता है? जिसके कैरियर में थोड़ा सा गैप हो गया है, या फिर फ्रेशर के लिए भी हो सकता है। जैसे कोई जॉब कर रहा था फिर छोड़ दिया, फिर कुछ दिन बाद चाहा कि जॉब करें तो उसकी गैप हो गया कैरियर में, तो वो जो है ऐसे रिज्यूमे बनाता है उसकी, फिर वो अपने स्किल पे बताता है, एक्सपीरियंस पे बताता है। उसके बाद दिस रिज्यूमे इज़ आल्सो फॉर आइडियल फॉर द फ्रेश ग्रेजुएट या हु आर न्यू टू द वर्क फोर्स और आर लुकिंग फॉर चेंज कैरियर पाथ, जो कैरियर पाथ को चेंज करना चाहते हैं, और या फिर जो नए हैं वर्क फोर्स के लिए, वो सारे लोग इस तरीके के रिज्यूम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो
और आर अप्लाइंग फॉर जॉब विद अ वेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जहाँ बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कुछ जगह स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में मांग लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको रिसेप्शनिस्ट की जॉब करनी है, तो मान लीजिए किसी कंपनी को एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन को एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए, तो वो क्या मतलब स्पेसिफिक क्या मांगेगा आपसे, आपसे ये स्पेसिफिक मांगेगा कि आप थोड़ा हैंडसम हो, या फिर हैंडसम ना हो तो कोई बात नहीं, ये उतना रिलेवेंट नहीं है। हाँ, आपके पास इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो जब आपके पास इंग्लिश कम्युनिकेशन, तो एक स्पेसिफिक स्किल आपसे मांग रहा है, तो जब ऐसी स्किल को मांगे तो आपको किस तरीके का रेज्यूम मेंटेन करना होगा, बनाना होगा। आपको रेज्यूम बनाना होगा फंक्शनल बेस्ड, ठीक है। अब बात आती है कि कॉम्बिनेशन रेज्यूम क्या होता है। तो जैसे मैंने ही पहले ही बता दिया है कि कॉम्बिनेशन रेज्यूम ऐसा रेज्यूम होता है जिसमें कि क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम और फंक्शनल रेज्यूम का मिक्सचर होता है। ओके, तो अ मिक्स ऑफ द क्रोनोलॉजिकल एंड फंक्शनल फॉर्मेट इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रेज्यूम एंड दे कंसिस्ट ऑफ द सीक्वेंटल लिस्ट ऑफ द पर्सन्स एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल हिस्ट्री। ओके, एंड इट आल्सो इंक्लूड द सेक्शन दैट फोकस ऑन स्किल, मतलब ये आपकी एम्प्लॉयमेंट पे या फिर आपकी पर्सनल स्किल पे, फिर एजुकेशनल हिस्ट्री को भी और स्किल दोनों को भी साथ में लेकर के चलेगा। एंड दिस काइंड ऑफ द रिज्यूम इज बेस्ट सूटेड फॉर द पीपल हु वांट टू हाईलाइट देयर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। ये किसके लिए ज़्यादा सूटेड होगा? ऐसे एम्प्लॉय के लिए होगा जो अपने एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को हाईलाइट करना चाहता है। ओके, एंड देन क्या होता है कि कॉम्बिनेशन रेज्यूम बिगेन विद द फंक्शनल फॉर्मेट एंड फिनिश विद द इंफॉर्मेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री विच प्रोवाइड डिटेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वन हैज़ वर्क विद डेटास। इसमें ये बताता है कि जो कॉम्बिनेशन रिज्यूम होगा वो पहले स्टार्ट किससे होगा? फंक्शनल रेज्यूम से स्टार्ट होगा और एंड उसका क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम से होगा। ओके, सो हाउ एवर रिगार्डलेस ऑफ विच टाइप ऑफ द रेज्यूम यू चूज, दे मस्ट इंक्लूड एज मच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल। ठीक है, तो मतलब आप चाहे जिस टाइप का भी रेज्यूम चूज़ करें, चाहे फंक्शनल वाला चूज़ करें, चाहे कॉम्बिनेशन वाला यूज़ करें, या फिर चाहे क्रोनोलॉजिकल वाला यूज करें, लेकिन आपको कुछ इन्फॉर्मेशन तो देनी ही देनी है। और वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है? जैसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा, आपको कैरियर प्रोफाइल देनी होगी, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है इसको देना होगा, आपकी एजुकेशन क्या है इसको देना होगा, और स्किल्स क्या है, ये सारी चीज़ें तो आपको देनी ही है, कंपलसरी ही है, ये कॉमन है। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या ज़रूरी होता है? जैसे इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू सप्लाई योर कॉन्टैक्ट डिटेल ऑन योर रिज्यूम। ठीक है, मोबाइल नंबर वगैरह दे दीजिए, एड्रेस दे दीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू इंक्लूड योर मेलिंग एड्रेस, मेल एड्रेस वाला दे दीजिए, टेलीफोन और मोबाइल नंबर एंड योर ईमेल एड्रेस। ओके, ये सारी चीज़ें आपको दे देनी होगी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में। कैरियर प्रोफाइल में क्या होता है कि अ ब्रीफ समरी ऑफ योर स्किल एंड एरिया ऑफ एक्सपर्टीज वुड बी इंक्लूडेड टू गिव द पोटेंशियल एम्प्लॉयर एन आइडिया एज टू व्हाट यू कैन डू। आप क्या कर सकते हैं? इससे कैरियर प्रोफाइल को देने से आप एम्प्लॉयर को ये पता लग जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक बात आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि जितने सरल तरीके से, जितना हाईलाइटेड वे में, जितना शॉर्ट एंड स्वीट आप जो है रिज्यूम बनाएंगे, उतना ही चांसेस आपको जो है जॉब पाने में बढ़ जाती है। क्योंकि क्या होता है कि किसी भी वैकेंसी के लिए, खास करके इंडिया में जो है, जहाँ इतनी सारी पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर किसी भी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी की वैकेंसी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी की या फिर गवर्नमेंट वैकेंसीज हों, एक वैकेंसी के लिए लगभग 10 से 15 लोग हैं। मैं मिनिमम कह रहा हूँ, बाकी बहुत सारे हो सकते हैं। तो वहाँ पर 10 से 15 लोग का रेज्यूम रखा होगा, और जिसका जितना अच्छा रेज्यूम होगा उसके चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। कुछ लोग तो जिनका रेज्यूम अच्छा नहीं रहता वो तो वहीं से हटा दिए जाते हैं, जिनके अच्छे होते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं, फिर उनको जॉब के लिए बुलाया जाता है, फिर उनका इंटरव्यू वगैरह होता है। तो रेज्यूम जितना शॉर्ट एंड स्वीट और हाईलाइटेड वे में होगा, मतलब एक ही नज़र में उनको पता लग जाए। ऐसा नहीं है कि आप पैराग्राफ बनाते चले गए, 10-20 पेज का बना डाले, तो कौन भाई पढ़ेगा? किसी को इतना टाइम है नहीं। ठीक है, आपको बहुत करें 1-2 पेज का बनाएं, या फिर सॉफ्ट कॉपी में है तो 1-2 पेज का ही PDF बनाएं। ये सारी चीज़ें करें और हाईलाइटेड वे में लिखें आपकी स्किल्स क्या है, और शॉर्ट एंड स्वीट, और ग्रामर एरर नहीं होना चाहिए। ओके, सो अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि कैरियर प्रोफाइल से उसको पता लग जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा उसको आइडिया हो जाएगा। अपने बारे में सारी आइडियाज़ दें। ठीक है, आपके पास क्या क्या विस्ट है उसको उसमें ज़रूर इंक्लूड करें। फिर वर्क एक्सपीरियंस क्या है, मतलब आपने क्या क्या वर्क किया है, आपकी एक्सपीरियंस हिस्ट्री क्या है, या फिर आपकी डिटेलिंग ऑफ द कंपनी, जॉब टाइटल क्या थी आपकी प्रीवियस कंपनी की, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, आपने अचीव क्या किया हुआ है। ठीक है,
एंड जिस कंपनी में आप पहले काम कर रहे थे उसको छोड़े क्यों, ये भी आप अगर बता सकते हैं तो ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्या होता है, अच्छा छोड़े क्यों ध्यान रखिएगा, ये मत बताइए कि भाई पैसे के लिए छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो अक्सर छोड़ने का आप ये कह सकते हैं कि मैं इससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब चाहता हूँ, सो इसलिए मैं इसको छोड़ दिया। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है अगर आप इसको लिख देंगे तो एक अट्रैक्टिव मतलब लाइन लिख देंगे। अब कुछ लोग होंगे कि वो लिख देंगे कि भाई मुझे सैलरी उसमें कम मिल रही थी इसकी वजह से छोड़ दिया, तो ये आपका एक निगेटिव पॉइंट है कि आप सैलरी पर ज़्यादा निर्भर करते हैं वर्क एक्सपीरियंस पर नहीं। तो आप क्या लिखेंगे कि मुझे और चैलेंजिंग जॉब चाहिए, मुझे और अच्छे काम चाहिए, इसकी वजह से मैं अपने लाइफ में ग्रो करना चाहता हूँ, तो इस वजह से मैंने उस जॉब को छोड़ा है, बस। तो ये बहुत अच्छा होगा। उसके बाद फिर एजुकेशन क्या है आप ये लिखेंगे, स्किल क्या है ये लिखेंगे, ठीक है। और इंक्लूड डिटेल ऑफ योर एजुकेशन इंक्लूडिंग लाइसेंस या फिर सर्टिफिकेट यू हैव एक्वायर्ड, क्या क्या आपने सर्टिफिकेट पाए, ये सारी चीज़ें उसमें थोड़ा सा अटैचमेंट कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एक कॉपी। अब पॉइंट टू रिमेंबर्ड वाइल स्टार्टिंग राइटिंग रेज्यूमे, जब आप रेज्यूम राइटिंग करने लगे तो क्या क्या आपके ध्यान में और रहना चाहिए, तो कीप द फॉर्मेट सिंपल एंड रीडेबल, आपका फॉर्मेट सिंपल होना चाहिए और रीड करने लायक होना चाहिए, ठीक है। एंड रिस्ट्रिक्ट योर रिज्यूम टू मिनिमम नंबर ऑफ पेज, ज़्यादा पेज नहीं होने चाहिए, कम ही कम पेज होने चाहिए। एंड देयर इज़ अ नथिंग कॉल्ड एन आइडियल लेंथ टू रिज्यूम, अच्छा कुछ ऐसा नहीं पता है कि किसी भी आइडियल रिज्यूम के लिए कितना पेज होता है, लगभग 2-2.5 पेज आप लिख देंगे तो ज़्यादा हो, वही उतना बहुत है। सो ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड क्रिप्स एंड टू अवॉइड बोरिंग योर प्रोस्पेक्टिव, जैसे कुछ लोग लिखने लगे पैराग्राफ ही लिखने लगे, पैराग्राफ ही लिखने लगे, तो पैराग्राफ की यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, आप हाईलाइटेड वे में लिखिए, ठीक है। और ग्रामर एरर तो बिल्कुल भी ना हो। उसके बाद फिर क्लियरली स्टोर योर ऑब्जेक्टिव, आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब जॉब आप क्यों चाहते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं कि मैं एक चैलेंजिंग जॉब चाहता हूँ, मुझे इस काम में मज़ा आएगा और मुझे इसमें लगता है कि मैं ग्रो करूँगा और इस वजह से मैं ये जॉब चाहता हूँ, ठीक है। तो आपकी ऑब्जेक्टिव बताना। एंड डू नॉट यूज़ बोर्ड ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, आप बोर वाला ऑब्जेक्टिव ना लिख दें कि भाई पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ, बेसिकली वैसे होता क्या है कि लोग पैसे कमाने के लिए ही जॉब करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं दिखाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि क्लियरली स्टेट योर ऑब्जेक्टिव के बाद क्या है कि प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, आप झूठी इन्फॉर्मेशन मत प्रोवाइड करिए। अवॉइड एग्जैग्रीगेशन और द फॉल्स डिटेल, बढ़ा चढ़ा करके बातें ना लिखें और जो है फॉल्स डिटेल ना लिखें, नहीं तो बाद में पकड़े जाने पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एज द एम्प्लॉयर और ट्रेनी में वेरीफाई दिस, क्योंकि बाद में ये वेरीफाई ज़रूर होता है, कोई भी कंपनी अगर आपको हायर कर लेगी ना तो बाद में उसको वेरीफाई करके ही हायर करती है। ओके। नेक्स्ट है कि ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन अ मैनर दैट फॉलो लॉजिकली, मतलब लॉजिकली होनी चाहिए, एंड अदर फॉर्म एकेडमिक टू द जॉब एक्सपीरियंस फॉर रेज्यूम राइटिंग, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होनी चाहिए। टोन शुड बी नेचुरल, टोन शुड बी न्यूट्रल, आपके जो टोन हो ना तो एग्जैग्रीगेट हो ना तो कम ही हो, न्यूट्रल होने चाहिए। एंड नो बाइस टूवर्ड द कम्युनिटी रिलीजन, अच्छा ये सारी चीज़ें मत लिखिएगा कि आप किसी भी रिलीजन या फिर कम्युनिटी वाइज्ड हैं या फिर आप इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। एंड इंश्योर देयर आर द नो ग्रामेटिकल एरर, मैंने पहले भी बता दिया है। एंड हाईलाइट योर अचीवमेंट इंस्टेड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा आप अपने अचीवमेंट पर हाईलाइट करेंगे। एंड अनलेस इज आस्क फॉर डू नॉट मेंशन द एक्सपेक्टेड सैलरी इन द रिज्यूम, जब तक कि उसमें पूछा ना हो तब तक आप सैलरी के बारे में कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये बहुत है। अब हम एक एक करके तीनों रेज्यूम के जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं और इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हाँ, लास्ट में एक पॉइंट ये भी होगा कि कवर लेटर क्या होता है, मींस एप्लीकेशन ऑफ लेटर क्या होता है, तो उसके बारे में बहुत ही सिंपल है, जैसे आप सिंपल लेटर लिखते हैं तो वैसे ही लेटर का है, बहुत ही सिंपल है और मैं उसको 5 मिनट में ही समझा दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है और आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जॉब तो सबको करनी है और जब सबको जॉब करनी है तो उसे रेज्यूम तो मेंटेन करना ही होगा, इसलिए इसकी नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में पहले क्या लिखेंगे, आपको मैंने बताया था कि पहले आप जो है एड्रेस वगैरह डालेंगे, अपना डिटेल डालेंगे, तो आदित्य भट्टाचार्य जैसे इसमें लिखा है, फिर एड्रेस क्या है, ये फिर ईमेल वगैरह कॉन्टैक्ट डिटेल है, फिर ऑब्जेक्टिव उसमें लिखना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे टू बी एसोसिएटेड विथ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट विल ऑफर टू मी ट्रमेंडियस अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ इन द कैरियर एंड प्रोवाइड अ चैलेंजिंग इन्वायरमेंट दैट विल यूटिलाइज माई अकाउंटिंग स्किल एंड एबिलिटी टू द मैक्सिमम। तो मैंने बताया था ना कि आप ऑब्जेक्टिव ये मत लिखिएगा कि मुझे सैलरी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ऑब्जेक्टिव इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई मुझे एक ट्रमेंडियस अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब मैं इस जॉब को करूँगा, मेरे कैरियर में ग्रोथ के लिए हेल्प करेगी ये, मुझे एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट मिलेगा, मैं अपनी अकाउंटिंग स्किल्स और एबिलिटी को जो है यूटिलाइज कर पाऊँगा, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है इस जॉब को पाने के लिए, तब क्या होगा ये अट्रैक्टिव लगेगा। ओके।
फिर समरी लिखना है। समरी क्या लिखेंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी चीज़ें, मतलब जैसे आप अकाउंटिंग में क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या क्या सीखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें। तो जैसे लिखा है कि मोर देन 13 ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस इन द बोथ प्रैक्टिकल एंड मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ जॉब एंड पोजेस अ फ्लोलेस एंड अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो आती है, और 13 साल का एक्सपीरियंस है, एंड एक्सपेरेंटली गुड एट द अप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड वेराइड मैनर, बहुत सारे चीज़ों में उसको ज्ञान है, एंड एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस अकाउंटिंग प्रैक्टिस टू एक्सप्लोर द वेरियस फैसेट ऑफ द इकोनॉमी, हाँ, एंड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड कम्प्रहेंशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी है, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द फॉरेन पॉलिसी एंड ट्रेड पॉलिसी फॉलोड बाय द वेरियस नेशनल अक्रॉस। अच्छा, क्या होता है कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं उनको ये सारी चीज़ें तो आती हैं कि वो फॉरेन पॉलिसी क्या है या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, ये सारी चीज़ें उनको पता होती हैं। तो इन सब के बारे में जो भी नॉलेज है आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर एक्सपीरियंस क्या है, तो जैसे 2004 मतलब प्रेजेंट में उसकी बात बता रहा है, अभी तो 2021 चल रहा है, तो प्रेजेंट में क्या एक्सपीरियंस है, जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आपने ऑडिट और टैक्सेशन डिपार्टमेंट में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, XYZ एसोसिएशन में काम कर चुके हैं बांद्रा मुंबई, तो आपने क्या क्या डील किया हुआ है, जैसे सेल टैक्स देखा है, सर्विस टैक्स देखा है, वेल्थ टैक्स रिटर्न फाइल वगैरह की है, पीरियोडिक फिनेंशियल ऑडिट भी किए हुए हैं आप, प्रिपरेशन ऑफ द रिप्लाई टू द नोटिस ऑफ द इनकम टैक्स अथॉरिटी भी किए हैं, या फिर कंडक्टिंग रेगुलर मीटिंग विद द सीनियर मैनेजमेंट। तो आपको एक तरीके का एक्सपीरियंस है। 2001 से 2004 तक आप क्या किए हैं, इंटर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट किए हुए हैं डायरेक्ट टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, गोल्ड एसोसिएटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर एजुकेशन में क्या क्या था, CA फाइनल 2004 में किए हैं ICI मुंबई से, उसके बाद फिर 2001 में CAPC ICI दिल्ली से किए हुए हैं, फिर 1998 में CA CPT किए हुए हैं, उसके बाद फिर क्या है 2000 में BCom किए थे आप, और 1997 में क्लास 12th पास किए थे, और कहाँ से किए थे ये सारी चीज़ें, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, हंसराज से जैसे किया था, या पब्लिक से स्कूल से किया था। 1995 में आप क्लास 10th पास किए हैं, ये सारी चीज़ें। अब स्किल पे बात आती है कि आपको जैसे स्किल में क्या क्या है, MS ऑफिस आता है अच्छे से चलाना, वर्किंग नॉलेज ऑफ टैली भी है आपको, उसके बाद 250 और कंप्यूटर ट्रेनिंग भी आप ICI से ले चुके हैं, ये तो ICI आपको प्रोवाइड करती है। फिर अपडेटेड विद लेटेस्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन है आपको, ठीक है। उसके बाद पर्सनल डिटेल क्या है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप मैरिड है, स्टेटस क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी, आप ये सारी चीज़ें जानते हैं, परमानेंट एड्रेस क्या है। लास्ट में एक चीज़ आप लिखना कभी मत भूलिएगा, वो है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आप ये डिक्लेयर करते हैं कि जो हमने इसमें लिखा हुआ है वो सत्य है, उसमें गलत नहीं है। तो इस डिक्लेरेशन के बाद अगर आपने कुछ झूठ लिखा तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी हो सकता है। तो इसको डिक्लेयर करने के पहले आप एक बार ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि कोई चीज़ आप एक्सैग्रीगेट तो करके नहीं लिख रहे हैं, कोई चीज़ झूठ तो नहीं लिखा है आपने। तो जैसे इसमें लिखा है कि आई सोलेमनली डिक्लेयर दैट ऑल अबव इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव, और वहाँ पर आप डेट और प्लेस लिखेंगे और अपना साइन भी करेंगे आदित्य भट्टाचार्य, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। तो ये हो गया आपका क्रोनोलॉजिकल। अब फंक्शनल में क्या है, जैसे फंक्शन बेस्ड है तो इसमें भी पहले आपको कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह और आपका नाम वगैरह है, ये सारी चीज़ें लिख देनी है। फिर कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जैसे मैंने चैलेंजिंग जॉब वगैरह ये सारी चीज़ें बताई थी। टेक्निकल स्किल क्या है, हार्डवेयर है, ये सारी। पर्सनल स्किल क्या है, फिर एजुकेशन क्या है, अचीवमेंट क्या है, प्री प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है, फिर रेफरेंस भी आप दे सकते हैं। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान देनी कि रेफरेंस जैसे पिछली कंपनी में आप उनके उसके मालिक के रेफरेंस दे सकते हैं कि आप वहाँ से काम किए हैं और अच्छा काम करते थे, वहाँ से एक लेटर भी आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि और अच्छा आपको फिर लास्ट में इसमें भी डिक्लेयर कर देंगे। अब नेक्स्ट आता है कम्बिनेशन फॉर्मेट, तो इसमें पहले आप नेम और एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें जो लिखेंगे, कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, समरी ऑफ द क्वालिफिकेशन भी लिख देंगे, एजुकेशन लिख देंगे, और ये सारी चीज़ें लिखने के बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस वगैरह, कंप्यूटर स्किल, रेफरेंस और डिक्लेरेशन करके छोड़ देंगे। फिर फॉर्मेट ऑफ द कवर लेटर। अब लास्ट में मैंने बताया था आपको ना कि हम कवर लेटर के बारे में बात करेंगे। तो कवर लेटर सिंपली एक लेटर होता है जो कि जॉब एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है, जॉब का एप्लीकेशन करने के लिए। तो जब किसी भी आपको जॉब में अप्लाई करेंगे तो एक कवर लेटर लिखेंगे। तो जैसे पहले होता था ना कि सेंडर एड्रेस, डेट, फिर डेजिग्नेशन, नेम ऑफ एड्रेस एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, ये सारी चीज़ें लिखनी होती है। फिर सैल्यूटेशन लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर कंटेंट लिखना होता है। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या लिखेंगे, द लीड सेंटेंस शुड बी स्टेट द पोजीशन यू आर परसुइंग, मतलब किस पोजीशन को आप चाह रहे हैं या फिर किस पोजीशन पर अभी हैं, एंड
आल्सो मेंशन हाउ यू लर्न अबाउट द अपॉर्चुनिटी ऑफ द कंपनी। ये सारी चीज़ें लिख। बॉडी में क्या हाईलाइट करना है, आपकी स्किल क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, जो रिज्यूमे में आप लिख चुके हैं वही सारी चीज़ें। और डिटेल डिस्क्रिप्शन भी आप दे सकते हैं अपने बारे में, कैपेबिलिटी क्या है, रिक्वायरमेंट भी लिख सकते हैं कि आपको क्यों हायर किया जाए। और कंक्लूजन में ये लिखेंगे कि आप मतलब उस एम्प्लॉयर को थैंक देंगे कि भाई आपने मुझे इतना टाइम दिया, मेरे लेटर को पढ़ा, और अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं ज़रूर कुछ बेस्ट करूँगा आपके कंपनी में, आपके फर्म में। और जब भी आप इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाएंगे तो मैं फेस बाय फेस इंटरव्यू फेस कर लूँगा। कम्प्लीमेंट्री क्लोज कैसे करेंगे, एक अच्छा सिग्नेचर दे करके और नेम कैपिटल लेटर में लिख करके कम्प्लीमेंट्री क्लोज कर देंगे। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सेकंड फ्लोर मैंने एड्रेस बताया है, फिर जो है क्या लिखना है, डेट लिखना है, और फिर जिसको एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं, जैसे HR मैनेजर एयर अटलांटिक, यहाँ किसके लिए अप्लाई किया जा रहा है, एयर अटलांटिक के लिए अप्लाई किया जा रहा है। तो किस चीज़ के लिए अप्लाई किया जा रहा है, फॉर द पोस्ट ऑफ फ्लाइट अटेंडेंट के लिए, ठीक है। तो उसके बाद सर गौरंग ये सारी चीज़ें डाल करके सब्जेक्ट लिख दीजिए एक एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द फ्लाइट अटेंडेंट। और दो चीज़ आप ये लिखेंगे कि हमने क्या पढ़ा था, आपकी एक एडवर्टीजमेंट निकली थी इस डेट को, उस डेट को हमने पढ़ा था, और उसी के रेफरेंस में हम ये एप्लीकेशन दे रहे हैं। किस चीज़ के लिए दे रहे हैं, फ्लाइट अटेंडेंट के लिए दे रहे हैं। और फिर आप अपनी एक्सपीरियंस वगैरह बता करके उसमें रिक्वेस्ट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका कवर लेटर। अब एक बार हम पढ़ लेते हैं। जैसे लिखा है, दिस इज़ विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड जुलाई 15 2000 इतना फॉर द पोस्ट ऑफ फ्लाइट अटेंडेंट इन द एयर अटलांटिक। मतलब कि आपने जो एडवर्टीजमेंट निकाला था ये उसी के रेफरेंस में कवर लेटर है। एंड आई विश टू अप्लाई फॉर सेम, मैं इसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई डायनेमिक कस्टमर सर्विस एंड टीम वर्क स्किल विल मेक मी अ स्ट्रॉन्ग मेंबर ऑफ योर क्रू। आप थोड़ा अपना बड़प्पन भी कर दीजिए, ओके। फिर आप एक्सपीरियंस में लिख सकते हैं, माई एक्सपीरियंस इज़ कस्टमर सर्विस इंडस्ट्रीज हैज़ टॉट मी टू वैल्यू ऑफ प्रोवाइडिंग पॉजिटिव इंडिविजुअल। आपको क्यों हायर किए जाए, ये सारी चीज़ें लिख करके एक बढ़िया थैंक यू कर दीजिएगा। ये भी लिखिएगा कि आई लुक फॉरवर्ड टू अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माई सेल्फ फॉर पर्सनल इंटरव्यू। मतलब मैं आपका वेट कर रहा हूँ पर्सनल इंटरव्यू का, और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, पॉइंट टू रिमेंबर वाइल राइटिंग अ कवर लेटर क्या है, तो यूज़ अ करेक्ट फॉर्मेट, दैट इज़ द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट आप यूज करेंगे। डू नॉट रिपीट इन्फॉर्मेशन को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे जो आपने पहले प्रोवाइड कर रखा है। कीप इट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, मैंने पहले ये बता दिया है। मेंशन व्हाट पोस्ट ऑफ द कोर्स, किस पोस्ट और किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक्सप्लेन व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन द जॉब कोर्स, मतलब आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है। और ड्रा अटेंशन ऑफ योर सुटेबल फॉर द पोस्ट, क्यों आप सुटेबल हैं इस पोस्ट के लिए, आप ये भी बता दीजिए उसमें। एंड ले द ग्राउंड वर्क फॉर द फर्दर कंटेंट, और सारे कंटेंट को भी आप इसमें लिख सकते हैं। इस तरीके से मैंने इस पूरे चैप्टर को 30 मिनट के अंदर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारे पॉइंट को मैंने जो है एक समरी वे में बताया, एक लेमैन लैंग्वेज में बताया, और जो कि आपके कैरियर में बहुत ही काम देने वाला है। क्योंकि जॉब तो करनी ही करनी है सबको, और रेज्यूम तो बनाना ही बनाना है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।